हम इस समय टॉपिक बेटा कर रहे हैं सो कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके लिए वी हैव इक्वेशन कॉल्ड वेंट हॉफ इक्वेशन, जो कि मैंने लिखी यहां पर, which is log of k2 by k1 equals to delta h upon 2.303 r into t2 minus t1 upon t1 t2। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन। आर इज क्या है? गैस कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, और मान लो टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, T1 से T2 कर दिया, तो अब टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कुछ चेंज आ सकता है। आ सकता है, पक्का आएगा ही नहीं आएगा ये नहीं मैं बोल रहा, आ सकता है। और अगर आया तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया होगा, न्यू वैल्यू होगी, इट विल बी K2। So we have equation log of K2 by K1 equal to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। डेल्टा H जैसे मैंने पहले बोला क्या है? इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। R is a constant called as a gas constant। R की वैल्यू क्या लेनी है जब ये न्यूमेरिकल करते हैं समय? शायद मैंने ऐसा कुछ पहले भी आपको बताया था जब हमने प्रेशर और टेम्परेचर का किया हो, पता नहीं आपको बैच में बताया या +2 में बताया होगा। एनी हाउ मैं आपको बताता हूं R की वैल्यू क्या लेनी है। सरगम R गैस कांस्टेंट बेटा? यस सर। आर की एक वैल्यू होती है आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा? यस सर। एक वैल्यू मैंने बोली आर इक्वल टू 0.0821 यूनिट्स, मैंने बोले लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सरगम मैंने आर की कुछ और वैल्यूज भी बेटा लिखाई थी, इसके अलावा ड्राइव भी की थी, वो क्या क्या वैल्यूज थी और यूनिट्स क्या थे? कुछ बता सको एक आध? सर 2 कैलोरीज पर मोल। हाँ हाँ, आर इक्वल टू, उसमें यूनिट्स होते हैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और बेटा बताओ। सर बस यही याद है। गलत बात है, नाव्या बताएगी। अब नाव्या तुम बताओ बेटा कोई और आर की वैल्यू। सर 8.314 into 10⁻⁷ अर्ग पर मोल केल्विन। वेरी गुड, अर्ग पर मोल पर केल्विन। पायल बेटा कोई और वैल्यू बता दो, पायल बच्चा। सर याद नहीं। पायल बेटा ऐसे मत किया करो बेटा, हर चीज याद होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिमेंबर टू यू। आफ्टर ऑल देखो मेरी बात सुन, हम लोग जितने भी हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, नीट में तो पूरा तगड़े होके बेटा फाइट करनी है। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, सरगम आप भी बीच में बोले बेटा गलत बात है, तो नीट में आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा। +1 में प्रिपेयर होगी तभी होगा। +2 में तो बस एक आध महीना मिलेगा रिवाइज करने का, तो जो करना है अभी अच्छे से करना है, तो अच्छे से याद रखा करो। अब भूमिका भी तो बताएगी ना वैल्यू, भूमिका बता दे बेटा। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन। बेटा ये तो मैंने बता दी थी, ये मेरी टर्न थी ना, अब तुम्हारी टर्न है। कोई और वैल्यू? 8.2057 मीटर क्यूब एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन। नहीं बेटा नहीं। और निखिल, निखिल बेटा। यस निखिल। यस सर। हाँ बोलो बेटा कोई और वैल्यू। दूसरी गलत बात है दूसरी भाई, सिंपल है यार, 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। सिंपल है ना यार, आपको पता 1 जाउल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, पता है या नहीं पता? पता ही होगा ना। यस सर। तो 1 जाउल इक्वल टू 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ अर्ग को गायब कर दो, वहां पर जे लिख दो। क्या फर्क, क्या इसमें याद करना? पायल यस सर। क्या याद करना बेटा? ठीक है बेटा। अब आप सुनिए, ये आर की कुछ वैल्यूज जो है मैंने आपसे डिस्कस की। क्यों डिस्कस की? जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, आर की वैल्यू इन तीनों में से कौन सी लेंगे, ये क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा आंसर है,
जो न्यूमेरिकल में आप डेल्टा एच आपको दी होगी चेंज इन एंथैल्पी, उसको फोकस करो। वो जो पुट कर रहे हो वो किस यूनिट्स पे पुट कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। अगर वो गिवन डेल्टा एच जो है कैलोरीज वगैरह में है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में है, तो आर आपने 2 लेना है। अगर ये डेल्टा एच आपको गिवन है, उसके जो यूनिट्स गिवन है जाउल अपना अर्ग पर मोल पर केल्विन है, तो आपने फिर ये वैल्यू लेनी है। और अगर सिंपल जाउल्स वगैरह में है तो 8.314 लेनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू है क्या आर की, समझ गए बेटा, और सॉरी डेल्टा एच की, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये वैल्यू चूज करनी है। हाँ जी बेटा। सर 8.20 8. 8.205 नहीं बेटा 8.314। ठीक है, चले आगे। यस सर। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर चेंज होने से के में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूला क्या लगाना है, डेल्टा एच की वैल्यू तो गिवन होगी, आर की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा सुनो मेरी बात, सरगम Yes, बेटा, sir. अगर मान लीजिए एग्जामिनर डेल्टा एच ही निकालने को बोल दे, कैलकुलेट डेल्टा एच, फिर उस डेल्टा एच निकालने के लिए आर की वैल्यू उस केस में क्या लोगी? ये तो डेल्टा एच तो गिवन ही नहीं है, ये तो खुद निकालने, फिर आर की वैल्यू क्या लोगी सरगम? So फिर हम कोई भी ले लेंगे एंड फिर डेल्टा एच के उस हिसाब से वो लगा देंगे यूनिट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शाबाश बेटा। मैंने जैसे पूछा कि अगर डेल्टा एच ही निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो जैसे सरगम ने कहा कोई भी चूज कर लेंगे इसमें से, फिर प्रेफरेबली 2 कर लेना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहने वाली है इस केस में। तो फिर जो अगर आपने 2 ले ली तो उसके फिर इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आपके कैलोरी में आ जाएगा। और अगर उसने पर्टिकुलरली कह दिया डेल्टा एच इस यूनिट में निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पुट कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। समझ में आ गया Yes, यहां sir. तक? अब अभी लिखना कुछ नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी हम टॉपिक कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आगे इसके बारे में ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसा है, केस ए, जिस रिएक्शन की डेल्टा एच 0 है। इफ ए, अभी लिखना किसी ने नहीं, इफ रिएक्शन हैज डेल्टा एच इक्वल टू 0, भैया हो सकता है ना कि कोई रिएक्शन हुआ तो उसमें नेट हीट चेंज नहीं आया। मतलब हीट चेंज नहीं आने का मतलब कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, नेट उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी जब प्रोडक्ट बने होंगे। ये पॉसिबल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है और हो जाए कि रिएक्शन की डेल्टा एच 0 हो, तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर की और के की वेरिएशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तब क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर फोकस किया जाए और इस सिचुएशन को मान लिया जाए कि जिसमें डेल्टा एच 0 है, और बेटा 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, एग्री? Yes, sir. यस सर। तो बेटा इसका मतलब इफ रिएक्शन है से डेल्टा एच इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां पर आपका बन गया log ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे log ऑफ A अपॉन log ऑफ B, log ऑफ A बाय B फॉर्मूला होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इक्वल्स टू 0। यानी कि log ऑफ K2 इक्वल्स टू log ऑफ K1। ठीक कर रहा हूं बेटा, कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं कर रहा? ठीक है सर। ठीक है, अगर log ऑफ K2 इक्वल टू log ऑफ K1 है, इसका मतलब ये हुआ कि K2 इक्वल टू K1, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से, हमने टेम्परेचर क्या किया, T1 से T2 कर दिया, T2 इज अ हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मतलब इस सिचुएशन में डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर रिएक्शन की डेल्टा एच 0 होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से T1 से T2 करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक मिनट अभी लिखना नहीं है, अब इसी सुनिए। सो अपनी कंक्लूजन क्या हुई, इफ डेल्टा एच इक्वल्स टू 0,
तो हमारा कंक्लूजन क्या है? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन K with the increase in टेम्परेचर। एग्री करके नहीं कर रहे बेटा? ठीक है बेटा, समझे पॉइंट? यस सर। अब आप ये नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद अगले पेज पे जाऊंगा। कर लिया बेटा? नो सर, एक मिनट। रतिंदर बेटा, समझ आया ये पॉइंट? यस सर। ठीक। सर लॉग की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बेटा। लॉग की वैल्यू क्या होगी सर? लॉग की वैल्यू मतलब किस लॉग? लॉग की तो वैल्यू पता करेगा ना, log 10 है log 5, वो तो निकलेगा लॉग टेबल से, देखेंगे बेटा। ओके सर। पर यहाँ तो K2 इक्वल टू K1 है, यहाँ तो लॉग की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, चले आगे। यस सर। ओके, कर दो मत बेटा, ये पेपर चेंज कर दो। सर एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर। ओके, अब केस बी ले रहा हूं बेटा। अभी अभी कोई लिखेगा नहीं बच्चा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये बंद कर दो, किसकी वॉइस आ रही है? सर कोई अननोन आया बाहर से। यार एक मिनट, लीव हो गया। मैंने लॉक क्लिक कर दिया बेटा रूम को। कोई बाया दे तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा बेटा, ठीक है? और अगर मैं मैसेज ना पढ़ूं तो आप पढ़े तो बेटा मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते समय इधर ही ध्यान होता है ना, कम कई बार उधर कम होता है बेटा। तो आगे, इफ डेल्टा एच जो है रिएक्शन की ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, अगर, जो भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ log of K2 by K1 will be a positive value। एग्री करते इस बात से? K2 by K1 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी या नहीं होगी बेटा? कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 2, 4, 6, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी बेटा, और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि T2 तो मान रहे ग्रेटर देन T1 बच्चों। यस सर। T2 मान रहे T1 से ग्रेटर, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो ये सारा रिजल्ट कैलकुलेशन करके जो भी होगा कुछ एक वैल्यू आएगी इसकी, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। एग्री और नॉट? यस सर। ठीक है, तो मैंने ये लिखा इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब log ऑफ K2 अपॉन K1 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब log ऑफ K2 बाय K1 पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब ये हुआ कि log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू। log ऑफ K2 इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू है प्लस उसमें क्या होगा बेटा log ऑफ K1।
ठीक है बेटा, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं K2 और K1 का कंपेयर करूं इस सिचुएशन में, मतलब ये हुआ कि K1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तब ये बेचारा इसके बराबर हो रहा है। नावे राइट, Yes. K1 में कुछ मैं ऐड कर रहा हूं ये वैल्यू, तब ये इसके बराबर हो रहा है, अदरवाइज K1 ग्रेटर देन K2, सॉरी लेसर देन K2, राइट। तो दैट इज K2 ग्रेटर देन K1। ठीक है बेटा, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी लिखना किसी ने नहीं, फॉर द रिएक्शन विद डेल्टा H पॉजिटिव, फॉर द रिएक्शन विद डेल्टा H पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increase, equilibrium constant increase with the increase in temperature। ठीक है बेटा, एग्री कर रहे हैं इस बात से? Yes, sir. इफ डेल्टा H लेस देन 0 यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तब क्या हुआ, log ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है बच्चों, राइट। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ K2 लेसर देन K1। यस बच्चों, यस सर। Yes. it means so if delta H is negative, equilibrium constant decrease with increase in temperature। हाँ जी बच्चों, ठीक है बेटा, एग्री करते हैं, सारे इफेक्ट समझ आया है? यस सर। Yes. ठीक है, नोट कर लो। अंकित बेटा फॉलो कर रहे हो? अंकित यस सर। पूरा अच्छे से? यस सर। ठीक है। जतिन दो बेटा, जतिन जतिन फॉलो कर रहे हो बेटा? जतिन है आज छुट्टी पे तो नहीं कहीं? हेलो। हाँ जतिन बेटा, समझ आ रही चीजें? यस सर, आ रही है। ओके बेटा।
हाँ जी, चले आएंगे बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रिएक्शन कोशेंट। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट denoted by Q. Reaction quotient denoted by Q. हाँ जी, लिख लिया, हेडिंग दे दी बेटा। यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, टॉपिक को समझना। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। अर्नव प्रेजेंट है? अर्नव? यस सर। ठीक है बेटा। अर्नव समझ आ रहे बेटा चीजें? अर्नव? यस सर। बेटा चीजें समझ में आ रही क्या करवा रहा हूं? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही सब कुछ? अर्नव, यस। आर यू फॉलोइंग बेटा द थिंग्स व्हाट आर डूइंग? थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है पर कुछ नहीं होता। कहां पर प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? तुम रेगुलर हो मतलब? सर अभी नेटवर्क इशू आ रहा है ना, तो इसीलिए आपका थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क इशू क्यों आता है यार? तो तुम मोहाली के पॉश एरिया में रहते हो यार, अच्छे एरिया में रहते हो मेरे ख्याल से। सर लाइट नहीं है ना, इसीलिए। तो यार मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। पहले तो अर्नव ये देखो कि तुमको लाइफ में सिंसियर होना या नहीं होना। अगर आपको सिंसियर हो, अब मेरी बात सुनो। मैं तो मोहाली के आउटर एरिया में रहता हूँ, जहां तो लाइट आपसे भी ज्यादा जाती है। फिर मेरी क्लास क्यों नहीं कैंसिल होती? बताओ तो मेरे को, इसका आंसर दो। यस अर्नव? सर आज लाइट गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं बताता हूँ ना तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा गुरु हूं, तुमको डांटने का भी हक रखता हूँ बेटा। नहीं डांटूंगा तो गाड़ी निकल जाएगी हाथ में से। सुनो मेरी बात, यस सर। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिर तुम क्या कर सकते हो मैं तुमको बताता हूँ। अभी मैं 4G नहीं यूज कर रहा। अगर 4G यूज कर रहा होता तो आपको पता फिर मेरी तरफ से दिक्कत आती। अभी कुछ दिनों से, पिछले आपने 10-15 दिन से नोट किया होगा, सर्विस अच्छी मिल रही है मेरी तरफ से। मिल रही है नहीं मिल रही? यस सर। इससे तो आप समझ गए ना, सर 4G यूज नहीं कर रहे। अब मैं तो आपके जैसे नेट यूज कर रहा हूँ। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मेरी लाइट तो जाती होगी, फिर मेरी क्लास क्यों नहीं कैंसिल होती? सर क्लास कैंसिल की बात ही कर रहा सर। मैं कह रहा हूँ बीच नहीं बीच में जरा जरा सा कट रहा है। अर्नव, लाइट तुमने अभी इशू पॉइंट किया, लाइट चली जाती है। लाइट चलने का मतलब नेट बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब देखो ना मेरी बात सुनो, मेरे उसके लिए मैंने पूछा कि मेरे भी तो यहाँ लाइट जाती है, पर मेरी लाइट अगर गई तो नेट बंद, ठीक है? वो जो क्या होते हैं वाईफाई राउटर, वो बंद हो गया बेटा। यस सर। फिर क्लास कैसी होगी? पर मेरी तो क्लास कभी ब्रेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बेटा? सर मैं भी वैसे कर रहा हूँ सर, मैं भी मोबाइल डाटा से कर रहा हूँ। तुम सुनो ना, तुम गड़बड़ कहाँ कर रहे हो? मैं मोबाइल डाटा तो यूज ही नहीं कर रहा। 4G डोंगल। कुछ नहीं बेटा, सिंपल जो तुम वाईफाई लगा राउटर है ना, वही है। बस मैं थोड़ा सिंसियर हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कैरियर की। मैंने क्या किया, मेरे को पता है मेरी क्लास चलनी है, और उस क्लास के दौरान अगर लाइट चली गई, वाईफाई राउटर बंद हो गया, तो ये तो क्लास मेरी कैंसिल होती रहेगी, यस राइट? सर। तो मैंने क्या सिंपल किया यार, मैं आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है? मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को कहा कि भाई आइए मेरे साथ। वो आए, उनको मैंने कहा ये पॉइंट है जहां पर वाईफाई राउटर लगा चलता है, इसको यार वो इमरजेंसी लाइट के साथ ऑन कनेक्ट कर दो, ठीक है बेटा? सर तो मैंने भी जैसे, ये करवाने की कोशिश करी, वो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? ऐसे कौन सा इम्पॉसिबल टास्क हो गया यार? मम्मा से पूछो शाम को कि ये इम्पॉसिबल हो गया आपके घर में? सर सर वहां हाँ, पे वो नहीं है, पर उसकी एक लंबी सी तार है, वो मैंने अभी लगाई नहीं थी। लंबी तार की कुछ जरूरत ही नहीं ना यार। सिंपल इलेक्ट्रिशियन को कहना, वो 5 सर मिनट उनको में। कहा था, उनको कहा था। सर ये सब कुछ छोड़ो, मैं अब देख लेता हूँ सर। अभी कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ में आया फिर नहीं दिखा हो, ब्लर हुआ थोड़ा सा, तो मैं आपको कह दूंगा। नहीं, इसका छोड़ना नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है, मेरी बात सुनो, उसको वाईफाई पे लगाओ ताकि ये नेट की दिक्कत ना आए बेटा, ठीक है? लाइट तो आती जाती रहेगी, लेकिन तुम अपना खराब मत करो काम। ऐसे पता क्या, एक चैप्टर खराब, फिर अगला अगला चैप्टर खराब, फिर अगला चैप्टर खराब होता जाएगा बेटा। सर
ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ सरगम तुम बताओ बेटा, तुमको समझ में आ रहा है चीजें सारी? यस सर। नाव्या, Yes, sir. अनुज, यस सर। बेटा देख, ये जो बच्चे हैं ना, बस यही है कि रेगुलर हैं। जो रेगुलर होगे ना अर्नव, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अपने आप को छोटा सा चेंज कर, कोई एक्सक्यूज देने बंद, सिर्फ काम पे ध्यान दो बेटा, ठीक है? यस सर। ओके ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, 2 अमोनिया। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। N2 + 3H2। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन K का, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर कोएफिशिएंट। ठीक है अनुज? N2 Yes, की sir. पावर 1 H2 की पावर क्यूब अपॉन अमोनिया का पावर 2। राइट है बेटा? ठीक है बच्चा, ये बन गया एक्सप्रेशन। हाँ बेटा, ये बन गया एक्सप्रेशन। यस सर। अब सुनो आगे। अभी ये जो K इक्वल टू ये सब लिख दिया, इसमें N2 क्या है? N2 क्या है? N2 है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। किस मोमेंट की? उस मोमेंट पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। क्योंकि ये K का जो एक्सप्रेशन है, ये कैसे ड्राइव हुआ? तभी ड्राइव हुआ था ना, जब आपको याद होगा हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। याद आ रहा है बेटा? यस तो ये जो K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ये जो कंसंट्रेशन है, ये नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, ये कौन सी मूवमेंट वाली कंसंट्रेशन है? किस मूवमेंट पे ये कंसंट्रेशन की वैल्यू? देखो जब N2 ये सब डालेंगे, रिएक्शन चल रहा होगा, अलग अलग मूवमेंट पे, अलग अलग मूवमेंट पे, इक्विलिब्रियम से पहले पहले, इक्विलिब्रियम से पहले पहले अलग अलग स्टेजेस पे इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। अमोनिया की कुछ होगी, N2 की कुछ होगी, हाइड्रोजन का। हाँ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तब तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो अलग अलग होगी, अलग अलग स्टेज पे इनकी कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन है? ये नाइट्रोजन की वो कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ये हाइड्रोजन की वो कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ये अमोनिया, यहां पर अमोनिया की कौन सी कंसंट्रेशन पुट करेंगे? वो कंसंट्रेशन जब इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। लेकिन सोचिए, इस रिएक्शन का एक ऐसा ही भी तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का ऐसा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन? N2 H2 का क्यूब अमोनिया का 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस रिएक्शन का ऐसी कंसंट्रेशन पुट कर दूं इसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, लेकिन मेरे को यह ना पता हो कि इक्विलिब्रियम अभी आया या नहीं आया। अगर मैं श्योर नहीं हूं, मैं अगर श्योर नहीं हूं कि जो N2 की कंसंट्रेशन मैं पुट कर रहा हूं ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की है या नहीं, इफ आई हैव ए डाउट, अगर मैं जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं, आई एम नॉट 100% श्योर कि ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की जो मैं पुट करने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम की है या नहीं, तो आई डोंट हैव द राइट, आई डोंट हैव द राइट टू राइट K in front of this. I can write in front of this equal to K only and only if I am 100% sure, if I am more than 100% sure that all these concentration of the different component are the concentration of these component at the moment of equilibrium or after the equilibrium. क्योंकि at the moment of equilibrium और after the moment of equilibrium वो तो फिक्स ही होंगी। अगर मैं श्योर हूं ये कंसंट्रेशन वो वैल्यूज हैं जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ इस रिएक्शन में, तब मेरे पास राइट है
तब मेरे पास पावर है कि मैं ऐसे एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के इक्वल टू सामने के लिख दूं। बट अगर मेरे को डाउट है कि यार पता नहीं ये कंसंट्रेशन जो मैं ले रहा हूं इस सिस्टम में से, जिस सिस्टम से जिस मोमेंट पे ले रहा हूं उस मोमेंट पे यहां पर इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका, आई एम नॉट श्योर, ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर। इफ आई एम ट्रूली स्पीकिंग दैट आई एम नॉट श्योर कि ये जो कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूं इस सिस्टम की जिस मोमेंट पे, वो मोमेंट पे इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं, मैं अगर 100% श्योर नहीं हूं, तब मैं इसके आगे के नहीं लिखूंगा। एक्सप्रेशन ऐसा बना सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं, पर के लिखने का राइट नहीं है। के तो तभी लिखूंगा जब 100% श्योर होगा, 100% श्योर होगा। और जो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही जाएगी ना। हाँ जी बेटा, आवाज चलेगी थी सर आपकी। आवाज चली गई थी बीच में। यस सर। बड़ी। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको, कहां तक मैं बात कर रहा था आपको, आपने सुना? वैल्यू देंगी। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ये जो कंसंट्रेशन मैं पुट कर रहा हूं नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, अमोनिया की इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं 100% श्योर नहीं हूं कि ये जो कंसंट्रेशन पुट कर रहा हूं वो कंसंट्रेशन इस सिस्टम की तब है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं इस एक्सप्रेशन की N2 की कंसंट्रेशन पुट कर सकता हूं, ये सब कर सकता हूं, पर उसके आगे K नहीं लिख सकता, क्योंकि K लिखने का मतलब तो ये है कि ये कंसंट्रेशन डैम श्योर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही होनी चाहिए। और अगर मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को नहीं पता, ये मैं हर जब रिएक्शन शुरू हो गया N2 की कुछ अमाउंट हर स्टेज पे होगी, H2 की कुछ अमाउंट हर स्टेज में होगी, अमोनिया की कुछ अमाउंट हर स्टेज पे होगी, उनकी वैल्यूज लेके ऐसे एक्सप्रेशन करके कोई वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूं, पर उस वैल्यू को मैं क्या के कह सकता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि कह सकता हूं, पर प्रोवाइडेड आई एम मोर देन 100% श्योर कि ये जो कंसंट्रेशन ली है ये उस स्टेज की ली गई है जिस स्टेज पे यहां पर इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। और अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने सिस्टम में से N2 की कंसंट्रेशन किसी स्टेज पे निकाल ली, ये फाइंड आउट कर ली और वैल्यू पुट कर ली, और मेरे को नहीं पता ये जो मैं N2 की कंसंट्रेशन ले रहा हूं, H2 की ले रहा हूं, जिस मोमेंट पे ले रहा हूं उस मोमेंट पे इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं आ चुका, अगर मेरे को डाउट है तो मैं K नहीं लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा? जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कहूंगा, उस वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं कह सकता क्योंकि हम श्योर नहीं हूं। फिर क्या कह सकता हूं? फिर मैं कह सकता हूं उसको, उस वैल्यू को क्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू। यानी कि इन दोनों में फर्क क्या है? गिवन इक्विलिब्रियम सिस्टम, इस गिवन रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्सप्रेशन सब कुछ सेम होगा, सारी चीजें सेम होगी। जब आप सामने क्यू लिख रहे हो तो इसका मतलब आप श्योर नहीं हो कि ये जो कंसंट्रेशन पुट की गई ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इन कंपोनेंट की नहीं, यानी कि ये कंसंट्रेशन उस मोमेंट पे ली गई है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है या नहीं। जब आप डाउटफुल हो तो क्यों लिखो, जब आप डैम श्योर हो कि यार ये कंसंट्रेशन जो है वो उस स्टेज की है या उस स्टेज के बाद की है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तब यू कैन राइट के। तो के उस मोमेंट पे लिखेंगे। आई होप सो थोड़ा के और क्यू का डिफरेंस समझ पाए। यस सरगम, यस सर। ठीक है। हाँ, अपना निखिल बेटा। यस सर। जतिन बेटा। ओके, क्लियर है सो सर। हाँ बेटा, ये लिखना, फिर मैं थोड़ा डिक्टेट करता हूँ आपको। हाँ जी, करूं बेटा? यहां तक लिख लिया? हाँ जी बेटा, करें? यस सर। Should write down at any moment of a reversible reaction,
एट एनी मोमेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी मैं रिवर्सिबल हूं, मेरे को नहीं पता इक्विलिब्रियम है या नहीं है, एट एनी मोमेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन we can write a similar expression, we can write a similar expression of the concentration of the reactants and products as that of the expression of equilibrium constant, as that of the expression of equilibrium constant. But if we are not sure, about the fact, that the taken concentration are the equilibrium concentration or not, that the taken concentration are the equilibrium concentration or not, then we have to write that expression, equals to, equal to Q, called as reaction quotient, instead of K, हाँ जी, हाँ जी, चले आगे। यस सर। अब आप आगे सुनिएगा ध्यान से। किसी स्टेज में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्वेश्चन को समझते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन को तो हमने समझा, अब किसी स्टेज पे क्वेश्चन कैसे होगा, हमको के की वैल्यू कुछ दे दी जाएगी, के की वैल्यू कुछ गिवन होगी किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, हमको कहा जाएगा कि किसी सिस्टम में ये रिएक्शन है, हो रहा है, और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू x है, और आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे दी जाएगी। के की गिवन टेम्परेचर पे के की वैल्यू दे दी, लेट x है, और साथ ही साथ आपको ये कंसंट्रेशंस मेंशन कर दी गई, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मेंशन कर दी गई। पूछा क्या उसने, पूछा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। फॉरवर्ड शिफ्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे देन द बैकवर्ड, इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्टेड। या वो पूछेगा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड होगा क्या, हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड होगा, इसका फिजिकल मतलब ये होगा कि रिएक्शन तो दोनों तरफ चल रहा है, पर बैकवर्ड होने के चांसेस फॉरवर्ड से ज्यादा हो जाएंगे। और अगर मैं कह दूं कि ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड शिफ्टेड है ना बैकवर्ड शिफ्टेड, इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसको कोई आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और पीछे ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। तो अपने से पूछ लिया गया कि
हमको के दे दिया, के की कुछ वैल्यू दे दी और उस मोमेंट पे इनकी इसकी कंसंट्रेशन दे दी। हमसे पूछा रिएक्शन क्या टेंडेंसी बताओ, फॉरवर्ड शिफ्टेड, बैकवर्ड शिफ्टेड और नन। हम क्या करेंगे, उस मोमेंट पे जो N2 अमोनिया, N2 H2 जो कंसंट्रेशन गिवन है, वो कंसंट्रेशन वैल्यूज को लेते हुए हम ऐसे एक्सप्रेशन में वो पुट कर देंगे। N2 कंसंट्रेशन 1, मैं अगर इस रिएक्शन की एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। N2 की कंसंट्रेशन जो गिवन होगी, H2 की जो कंसंट्रेशन का क्यूब कर दिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्केयर कर दिया। हाँ जी बेटा। यस सर। तो क्यू की वैल्यू निकाल ली। क्यू की वैल्यू उस मोमेंट पे जो अलग अलग कंपोनेंट की कंसंट्रेशन थी, उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू से क्यू की वैल्यू निकाल ली। क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, लेट दैट वैल्यू इज y। अब जो हमने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की, लेट इट इज y। इफ वी कम टू नो कि जो कैलकुलेटेड क्यू है, जो हमने कैलकुलेट की है, वो ग्रेटर देन गिवन के, मतलब जो के की वैल्यू हम अपने को गिवन थी और जो हमने क्यू कैलकुलेट किया अगर ग्रेटर है, यानी कि क्यू, इफ क्यू ग्रेटर देन के, अगर क्यू के से ग्रेटर है तो इसका फिजिकल मतलब ध्यान से समझना बेटा, इसका मतलब उस मोमेंट पे जब क्यू ग्रेटर आया के से, इसका मतलब N2 और H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन जितनी की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट और रॉन्ग, ऐसा मान सकते हैं या नहीं? यस सर। अगर कैलकुलेटेड क्यू जो हमने किया वो उस रिएक्शन के गिवन के की वैल्यू से ज्यादा आया तो क्यों आया, उससे क्या सोच सकते हैं? कुछ ऐसा सोचने में कोई गलत नहीं होगा कि अगर कैलकुलेटेड क्यू ग्रेटर देन के आया तो इसका मतलब N2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन उस मोमेंट पे ज्यादा है देन मैक्सिमम जितनी हो सकती है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। और सिस्टम क्या है, सिस्टम चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए और स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी तो N2 और H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब एक तो बात पता लगी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और रिएक्शन और सिस्टम चाहता है कि मैं जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव कर लूं। अब इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब क्या कि N2 और H2 कंसंट्रेशन जो ज्यादा है उसको कम कर दें। देखो N2 और H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसको कम करना, ये कम कैसे हो सकती है? जब कुछ देर के लिए रिएक्शन पीछे की तरफ ज्यादा होना शुरू हो जाए एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरी बात को थोड़ा समझ पाए बेटा सरगम? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इफ क्यू कैलकुलेटेड क्यू जो हमने किया वो ग्रेटर देन के आया, इससे कंक्लूजन क्या होगी, रिएक्शन जो है विल बी बैकवर्ड शिफ्टेड। रिएक्शन विल बी बैकवर्ड शिफ्टेड, यानी कि उसके पीछे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो चाहता है जो N2 और H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, देन व्हाट, देन जितनी की मैक्सिमम उनकी इक्विलिब्रियम हो जा सकती है, वो ज्यादा वाला पार्ट कम हो जाए। तो ज्यादा वाला कम तभी होगा जब N2 और H2 और तेजी से आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दें, और यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये केस 1, ये केस 1 मतलब इफ कैलकुलेटेड क्यू ग्रेटर देन के आया। भैया उसी न्यूमेरिकल में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने क्यू कैलकुलेट किया उसकी कैलकुलेशन के दौरान वैल्यू जो आई वो गिवन के से कम आ गई। ठीक है बेटा, जो क्यू आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू गिवन के से कम आ गई, और अगर ऐसा हुआ तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्यू की वैल्यू के से कम। इसको थोड़ा सोचो, वापस आ जाओ इन दोनों पे। इसका मतलब उस मोमेंट पे क्यू की वैल्यू कम, क्यू की वैल्यू कम मतलब दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस का मतलब ये है कि N2 और H2 की कंसंट्रेशन अभी कम है,
देन व्हाट, जितने की मैक्सिमम हो सकती हैं, तभी तो क्यू उस मोमेंट पे, अभी क्यू की वैल्यू उस के से कम आ रही है। मेरी बात को बेटा निखिल, अनुज फॉलो कर रहे बेटा? यस सर। अनुज ठीक है। तो अगर कैलकुलेटेड क्यू की वैल्यू गिवन के से कम आई तो इसको कोरिलेट करेंगे इस रिजल्ट से। इसका मतलब अभी उस मोमेंट पे N2 और H2 की कंसंट्रेशन उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए और हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। और सिस्टम चाहता है कि मैं इक्विलिब्रियम अचीव करूं। सिस्टम चाहता है कि मेरी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाए। यानी कि सिस्टम चाहेगा कि N2 और H2 की कंसंट्रेशन अभी और बढ़े ताकि इनकी वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इस अमोनिया को ज्यादा टूटना पड़ेगा। आर्यन अपना अर्नव बेटा समझ रहे थोड़ा थोड़ा बेटा? अर्नव, यस अर्नव, अर्नव इज देयर? यस सर, क्लास में तो है सर क्लास में। ओके अर्नव, सुन पा रहे बेटा मेरी वॉइस? सॉरी सर, कोई डोर पे आया था, वो देखने गया था मैं। अच्छा ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में अमोनिया के डीकंपोज करने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। जतेन बताओ बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड शिफ्टेड। और बेटा थर्ड सिचुएशन, आपको के तो गिवन था और क्यू कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपने क्यू की वैल्यू निकाली उसकी वैल्यू नेट इक्वल टू के आ गई। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या होगी? हम कहेंगे यार इसको ना तो ज्यादा आगे भागने की जरूरत है ना पीछे भागने की जरूरत है, क्योंकि रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। जो स्टेज वो उसकी ड्रीम स्टेज है, जहां वो पहुंचना चाहता है, वो पहले ही पहुंचा हुआ है। इस स्टेज पे वो पहुंच चुका है, स्टेबल हो गया। अब वो कहीं आगे पीछे ज्यादा भागने की कोशिश नहीं कर रहा, अब बराबर चल रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल टेंडेंसी रख रहे हैं। यानी कि यहां कंक्लूजन होगी कि रिएक्शन is already in EQ का मतलब इक्विलिब्रियम। यस अपना पायल बिटिया तुम बताओ, थोड़ा समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है रतिंदर? यस सर। ठीक है, तो नोट करो बेटा ये। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं चेंज कर दूं बेटा? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके। सर आपने वीडियो बंद कर ली। हाँ एक मिनट, मैं कुछ कर देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा। हाँ चलिए आगे। सर यस। हाँ पुत्र?
हाँ बेटा चले आगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके आपको गिवन है a प्लस b इक्वल विद 3c। ये करेक्शन लिखिए बेटा, a प्लस b इक्विलिब्रियम विद 3c। लिख लिया? एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा ये मैं। मेडिकल है सर। हाँ बेटा हाँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। a plus b equilibrium with 3c. Write down. The vessel contain 1, 2, 4. The vessel contain 1, 2, 4 moles of A, B, C. The vessel contain 1, 2, 4 moles of A, B, C respectively in the 3-liter vessel. Predict the direction of reaction if the equilibrium constant K of the reaction is equal to 10. ठीक है बेटा, यानी कि आपको A के इसके A के 1 मोल दे दिए, B के 2 मोल दे दिए, C के 4 मोल दे दिए। K की वैल्यू आपको गिवन हो गई 10। आपको बताना है कि फॉरवर्ड शिफ्टेड, बैकवर्ड शिफ्टेड, ये सब आपको बताना है। ओके, जरा क्यों कैलकुलेट करके इसका सबका आंसर दीजिए जरा, मैं देखता हूं आप लोग कैसे करते हैं। राइट, थर्टी टू। हाँ जी, क्या वो 32? नहीं, और बताइए बेटा। भूमिका क्यों क्या आ रहा है आपका? भूमिका भूमिका क्यों क्या है बेटा? अरमान, अरमान क्यों की वैल्यू? वन बाय 32। हाँ जी बेटा, 1/32। नहीं। निखिल आपकी क्यों की वैल्यू? निकला नहीं। पायल, 1 मिनट सर। सरगम, सर 32। 32। अब देखना बेटा, मैं थोड़ा करता हूं, मेरे को लगता है आप कहीं गलती कर रहे हो, मेरे को पता था ये गलती आप कर रहे होंगे। देखिए पहले के का एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए, क्यों का एक्सप्रेशन, सॉरी क्यों का, क्यों इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी का क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। पहली चीज चेक करो, यही कर रहे होंगे, इसमें तो मेरे को नहीं लगता किसने गलती की होगी। यही कर रहे हो? यस सर। अब आगे देखो, सी के कितने मोल दिए हुए हैं? सर 4। अब जो करने जा रहा हूं, अब यहीं से आप पता लग जाएगा आपको आपने गलती क्या की। मेरे को पता बिना कॉपी देखे कुछ बच्चों ने गलती की। 4/3
का क्यूब, यानी कि शायद आपने ये बाय 3 नहीं किया होगा, 1/3 एंड 2/3। एम आई राइट? गलती यहां से थी। यस सर। यस सर। 3 क्यों कर? यस सर। 3 क्यों किया? 3 इसलिए किया कि ये जो है ये भाई क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती क्या भाई? मोल पर लीटर भाई, मोल पर लीटर। वो ए बी सी जो दिए, ये तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी। नंबर ऑफ मोल थोड़ी पुट करने हैं। कंसंट्रेशन इसने लिखा है 3 लीटर वेसल। यस सर यस। अगर वो कुछ मेंशन ना करे वॉल्यूम के बारे में, तब तो आप मान सकते हो कि यार 1 लीटर मान लेते उस केस में। कई बार न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं वॉल्यूम के बारे में कुछ मेंशन नहीं करता, तब बाय डिफॉल्ट 1 लीटर मान लेते हैं। अगर उसने मेंशन कर दिया तो भैया बोलना थोड़ी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन है ये सब, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है, तो वॉल्यूम भी आएगा। अब जरा बताए ना क्या वैल्यू आएगी बेटा ये सॉल्व करके। 32/3। हाँ जी 32/3, 10 पॉइंट कितना हो गया एग्जैक्ट बताना। 32/3 कितना हो गया? 10.6 के करीब होना चाहिए कुछ। यस सर 10.6। 10 10.66। चलो 10.66 कर लिया, ठीक है ओके। 10.66 गिवन के था 10, क्यू कैलकुलेट करके आया 10.66। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि क्यू इज ग्रेटर देन के, और क्यू अगर के से ज्यादा आया तो इसका मतलब सी की Backward. अमाउंट, हाँ सी की अमाउंट थोड़ी सी अभी ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड। सो रिएक्शन विल बी बैकवर्ड शिफ्टेड। ठीक है, ये नोट कर दीजिएगा। हाँ जी कर लिया बेटा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yeah, नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। LE ली, इसको कैपिटल वर्ड में लिख लेते हैं, LE हाइफन CHATLIER, ली चैटलियर प्रिंसिपल। जरा हेडिंग दे दीजिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ जी कर लिया बेटा। हो गया। यस सर। ठीक है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है वो हम समझते हैं। उसके लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम में, जो N2 plus 3H2 equilibrium with 2 ammonia, delta H नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन को दिया हुआ है, राइट। N2 plus 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया, यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, पहले से इक्विलिब्रियम है।
और इस रिएक्शन की डेल्टा एच नेगेटिव दी हुई है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया बन रही है, हीट रिलीज हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब ली जेटली क्या कहता है वो सुनिएगा और समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी क्वेश्चन आने वाला है, जेई में भी चांस है, स्कूल में तो पक्का। ली जेटली कहता है कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, लेट वो इक्विलिब्रियम में है, आपने बाहर से किसी तरीके की डिस्टरबेंस की, किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस की इस सिस्टम में, जो सिस्टम पहले से ही इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उस सिस्टम में अगर आपने किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस की, तो कहता है इक्विलिब्रियम जो है सिस्टम में, जो इक्विलिब्रियम तो था, यानी कि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बैलेंस चल रहे थे, लेकिन कहता कुछ देर के लिए क्या होगा, कुछ देर के लिए फिर से गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि या तो रिएक्शन कुछ देर के लिए फॉरवर्ड शिफ्टेड हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? कहता सिस्टम चाहता है कि जो डिस्टरबेंस आपने की है ना, वो डिस्टरबेंस का इफेक्ट मिनिमाइज कर दिया जाए, उस डिस्टरबेंस को खत्म कर दिया जाए। और उस डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए अगर उसको रिएक्शन को फॉरवर्ड ज्यादा जाने की जरूरत पड़ी तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, अगर वो उसको बैकवर्ड आने की जरूरत पड़ी तो वो बैकवर्ड की तरफ आएगा। यानी कि ली जेटली कहता है कि कोई भी रिएक्शन में अगर आपने किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस की, किसी भी तरीके की, कौन सी कैसी डिस्टरबेंस हो सकती है, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो चुका है, आपने बाहर से कुछ नाइट्रोजन गैस डाल दी या हाइड्रोजन डाल दी या अमोनिया डाल दी या नाइट्रोजन निकाल दी या हाइड्रोजन निकाल दी या अमोनिया निकाल दी, कुछ भी कर दिया, तो कहता इक्विलिब्रियम इमीडिएटली जो आपने किया होगा वो सोचेगा आगे जाके उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं या पीछे जाके न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, जो वो डिसाइड करेगा आगे जाके या पीछे जाके वो करेगा और आपके किए हुए इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। और इस प्रिंसिपल को, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब मैं थोड़ा इसको आपको समझाया, अब थोड़ा मैं टेक्निकली बताता हूं कि स्टेटमेंट क्या है, सुनिएगा बेटा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इसे सुनना बेटा, लिखना नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए गिवन सिस्टम which is already in equilibrium, if a given system which is in equilibrium is subjected to any change, if subjected to any change, then the equilibrium will tend to shift in the direction, then the equilibrium will tend to shift in the direction, यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड, so as to nullify, so as to neutralize the effect imposed by us in that equilibrium. Yes, निखिल, कुछ समझ आया बेटा? Yes, क्या sir. कहता है सरगम बेटा? Yes, sir. अर्नव? Yes, Arnav. Arnav is there? क्लास में प्रेजेंट है? क्लास में है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Arnav, can you listen me? Okay. तो अनुज बेटा तुम बताओ, समझ आ गया बेटा? कुछ समझ आया कि क्या लीजिए कहना Yes, चाहता sir. है? ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखिए पहले, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू, ये हेडिंग तो दे दी आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, तो अब लिखिए, रितिंदर हेडिंग दे दी ना बेटा? ली चैटरली प्रिंसिपल। Yes, sir. अच्छा, अब लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
if a given system, अकॉर्डिंग के बाद according to this principle, if a given system in equilibrium, if a given system in the equilibrium is subjected to any change, is subjected to any change, is subjected to any change, then the equilibrium will tend to shift, then the equilibrium will tend to shift in the direction, then the equilibrium will tend to shift in the direction so as to nullify the effect imposed by us in this equilibrium. So as to nullify the effect imposed by us in this equilibrium. पायल बेटा लिख लिया? Yes, sir. अब सभी बच्चे एक बार पढ़ो क्या लिखा है, रीडिंग लीजिए जरा। हाँ जी बेटा समझे? जी सर। कुछ समझ में आया कि क्या कहना चाहता लीजिएटली? यस सर। ओके, अब भूमिका बेटा। Yes, sir. बेटा फॉलो किया बेटा लीजिएटली क्या कहना चाहता, थोड़ा सा डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, अर्नव फॉलो किया बेटा? अर्नव है बेटा इसमें? यस सर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर लिखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कैसे कैसे इफेक्ट होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ जी लिख लिया? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिख लिया बेटा? हाँ जी सर। अब सुनो, अगर मान लीजिए मैंने अमोनिया डाल दी, ठीक है बेटा, अमोनिया ऐड कर दी। अमोनिया ऐड करने का मतलब जितनी अमोनिया की कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा कर दी, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा ये जो एक्स्ट्रा अमोनिया आ गई है
उसके कारण वो K की वैल्यू फिर से Q में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि K की वैल्यू फिक्स होती है कि इस टेम्परेचर पे K की वैल्यू इतनी होगी तो इतनी ही होगी। तो बाहर से अमोनिया डाल दी। अमोनिया डालने का मतलब कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उतनी अमोनिया उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती। तो सिस्टम चाहेगा किसी तरीके से अमोनिया कंसंट्रेशन को कम करे। कम कैसे करेगी? जो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड हो जाएगी। अब हमने या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन कुछ भी ऐड कर दिया, या दोनों ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड कर दिए इन दोनों में, या दोनों ऐड कर दिए। इससे क्या हुआ? N2 की या H2 की या दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई देन मैक्सिमम जितने इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। सरगम एग्री? यस सर। तो ये सिस्टम चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जो सरप्लस N2 कंसंट्रेशन हो गई बाहर से आने के कारण उसको खत्म करूं, और N2 की वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू उतनी ही हो जाए जितनी की हो सकती है। और ये N2 की कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा, H2 कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा, और वो बेटा तभी हो सकती है जब N2 और H2 फास्ट रिएक्ट करना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ। इसका मतलब बेटा अमोनिया, इसका मतलब रिएक्शन उस केस में फॉरवर्ड शिफ्टेड हो जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। अब मान लीजिए आपने N2 को रिमूव कर दिया। अगर N2 को रिमूव कर दिया यानी कि N2 कंसंट्रेशन कम कर दी, तब भी क्या होगा? सिस्टम चाहता है कि N2 की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि N2 कंसंट्रेशन वही अचीव हो जाए। वो तब हो सकती है जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड हो जाए। अगर आपने अमोनिया को रिमूव कर दिया, अमोनिया कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो अमोनिया कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए ये हो सकता है जब N2 और H2 ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर दे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड हो जाए। मैंने जो कहा कुछ पल्ले पड़ा अरमान बेटा? यस अरमान? यस सर। जतिन बेटा? यस सर। रतिंदर अपना व्यू बताओ बेटा, समझे कुछ? हाँ जी सर। ठीक है, तो लिखो, ये रिएक्शन लिखो, फिर मैं इसके बारे में लिखता हूँ। राइट डाउन एग्जाम्पल के तौर पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर एक बार वहां से समझा दो, जब आपने कहा था कि अगर मैं नाइट्रोजन रिमूव कर दूं तो। अगर बिटिया मैंने नाइट्रोजन रिमूव कर दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो गई देन जितनी की इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए थी। सिस्टम चाहता है कि सब कुछ इक्विलिब्रियम रहे, हर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन उतनी रहे जितनी की इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। अब सिस्टम N2 की कंसंट्रेशन को जो लेवल डाउन हो गया उसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़े तभी सकता है जब अमोनिया ज्यादा डिकम्पोज होके ज्यादा N2 और H2 प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इसका मतलब ओवरऑल कुछ देर के लिए रिएक्शन जो है बेटा फिर बैकवर्ड शिफ्टेड हो जाएगा। यस बेटा, बताओ समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन लिख लिया सभी ने? यस सर। ये रिएक्शन मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, बाकी तो हर जगह पे ये चीज चलेगी। राइट ऑन। इफ वी ऐड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और बोथ in the above equilibrium, then the reaction will get shifted in the forward direction. Then the reaction will get shifted in the forward direction so as to minimize the effect of increase concentration of N2 or hydrogen. Similarly, if we add ammonia to above equilibrium, then the equilibrium will tend to shift. Then the equilibrium
will tend to shift in the backward direction. Will tend to shift in the backward direction so as to minimize the increased concentration of ammonia. ठीक है बेटा, समझ गए? और Yes, रिमूव वाला केस लिखाऊं या रहने दूं? सर लिखवा दो। ओके चलो। And if we remove nitrogen or hydrogen, then equilibrium will tend to shift in the backward direction. To increase the concentration of N2 or H2 to the equilibrium concentration level. हाँ जी बेटा, समझे कुछ? yes, sir. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, अब ये तो बात हो गई कंसंट्रेशन की। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर लिख लीजिए बेटा। हाँ जी, हाँ तो हेडिंग दे दी बेटा टेम्परेचर। Yes, sir. अब सुनिए, ये रिएक्शन पे फोकस कीजिएगा। ये रिएक्शन सरगम फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है बेटा। डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होगा तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। यस सरगम? Yes, sir. हीट प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि अमोनिया की फॉर्मेशन जब जब हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी। उससे टेम्परेचर बढ़ने के चांस होंगे सिस्टम के। यस सरगम? Yes, sir. बेटिया, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो अंडरस्टूड है ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा। Yes, sir. अब बैकवर्ड डायरेक्शन अगर एंडोथर्मिक है, इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अमोनिया को टूटने के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए वो सॉल्यूशन में से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होगी, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो इसका मतलब अमोनिया को डीकंपोज करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कुछ एनर्जी की अब्सॉर्प्शन करनी पड़ेगी। जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होगी अमोनिया, तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी लेफ्ट आउट कम हो जाएगी। जब सिस्टम की एनर्जी लेफ्ट आउट कम हो जाएगी तो इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं ये रिएक्शन को फोकस कर रहा हूं तो क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब इस सिस्टम में तो दो डायरेक्शन चल रहे होंगे, एक फॉरवर्ड भी हो रहा होगा और एक बैकवर्ड भी हो रहा होगा। फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन के कारण सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और बैकवर्ड वाले सिस्टम के कारण, रिएक्शन के कारण सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। पायल, इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर, आगे। ओके, अब मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था और है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया,
इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से टेम्परेचर कम हो रहा हो। क्यों? आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। ली चैटर्ली भाई साहब ने क्या कहा? ली चैटर्ली कहता है कि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से आपका किया हुआ इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। आपने इस रिएक्शन का मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से टेम्परेचर कम हो रहा है। देखेंगे हम किस तरफ कम हो रहा है। भैया इस रिएक्शन में तो बैकवर्ड की तरफ कम हो रहा होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन की, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन जाने से टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर आपने इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो डिस्टर्ब तो कर ही दिया। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से आपका किया हुआ इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। आपने टेम्परेचर कम कर दिया, फिर हम देखेंगे कि किस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। भैया फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड एक्सो है। फॉरवर्ड एक्शन जब हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी और वो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होगी। आपने टेम्परेचर कम किया, आपने टेम्परेचर कम किया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से टेम्परेचर बढ़ रहा हो। किस तरह बढ़ रहा है? इस रिएक्शन में तो फॉरवर्ड में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है बेटा फॉरवर्ड शिफ्टेड हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा बच्चों? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, रुकिए। अभी ये नोट बाद में कर लेते हैं, अभी रुक जाइए जस्ट मिनट। PCl5 equilibrium with PCl3 plus Cl2। ठीक है बेटा, लेट ये रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर ऐसा है कि डेल्टा H पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका पहले समझ लें क्या मतलब है। इसका मतलब इस रिएक्शन अगर PCl5 को PCl3 और Cl2 में टूटना है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो सॉल्यूशन में पड़ी हुई एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इस रिएक्शन को फॉलो अप करने के लिए। क्यों? कहां से पता लगा? क्योंकि रोज दिया ना डेल्टा H पॉजिटिव नेट फॉरवर्ड रिएक्शन की। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तभी होगा जब एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। इसका मतलब PCl5 PCl3 और Cl2 में अगर कन्वर्ट होना है तो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब सिस्टम की लेफ्ट आउट एनर्जी कम हो जाएगी। लेफ्ट आउट एनर्जी कम होने का मतलब लेफ्ट आउट टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो अंडरस्टूड है कि बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब PCl3 और Cl2 जब आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे और PCl5 बना रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, एनर्जी सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है बेटा वो बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है तो एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। बैकवर्ड की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम में,
उस टेम्परेचर बढ़ा रही है। पहले तो इस रिएक्शन को थोड़ा मन में समझ लो। अब समझने के बाद देखिए बेटा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमसे पूछ लिया, वो पूछता है इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। हमने कहा भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ली चटोली भाई सब कहते हैं इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से आपका इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। भैया आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर हम देखेंगे इस सेक्शन में किधर कम हो रहा है। भैया फॉरवर्ड की तरफ कम हो रहा है, क्योंकि PCl5 तभी ये फॉरवर्ड में जाएगा जब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम करेगा। इसका मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब पूरा लिख लेना, मैं छोटी शॉर्ट में कुछ वर्ड लिख देता हूं बेटा, ठीक है। और इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिस तरफ शिफ्ट होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ किधर रहा होगा, इसको स्टडी किया, पीछे को बढ़ रहा होगा। तो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, सर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ बेटा जतिन बताओ बेटा, समझ आया कुछ? यस सर, आ गया। ओके अनुज, यस सर। श्योर? हाँ जी सर। ठीक है। अपना सरगम बेटा, यस सर। किसी को कोई डाउट? सतिंदर आ गया समझ। सबको आ गया ना बेटा? पहले रिएक्शन को बस स्टडी कर लेना कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका फिजिकल मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होगा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तो इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, समझ लेना। और अगर कोई स्टेप फॉरवर्ड या बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्टेप तभी होगा जब वो सिस्टम की एनर्जी कंज्यूम करेगा उस स्टेप को फॉलो अप करने के लिए। और वो एनर्जी जब कंज्यूम करेगा तो लेफ्ट आउट एनर्जी तो भैया कम होती जाएगी सिस्टम की। और बेटा लेफ्ट आउट एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद किधर जाएगा वो तो आप मेरे, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप ये लिख लीजिए, ये रिएक्शन का ये, फिर अगले वाली कर लीजिए, ये नोट कीजिए। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ बेटा। पेज टर्न करना। हाँ बेटा पेपर चेंज कर दो दूसरा यस एग्जाम्पल। सर। हाँ जी सर। हाँ ये वाला।
हो गया सर। ठीक है, डन सर। डन। अब बेटा उसके बाद हेडिंग देते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, लिख लिया बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी कोई बच्चा लिखने में नहीं, सिर्फ समझने में ध्यान दे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम में है, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। हाँ जी, लिख लिया रिएक्शन। ये मान लीजिए एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ पड़ा। मान लीजिए बीकर है, बीकर कंटेनिंग गैस और सम सिस्टम, कुछ गैसेस पड़ी हुई हैं और उन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ पड़ा, ऊपर से इनक्लोज्ड बाय पिस्टन बेटा। अब मान लीजिए हमने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब मैंने पिस्टन को नीचे की तरफ कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जो है जिसके अंदर वो गैसेस थी वो कम हो गई। वॉल्यूम कम हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहे ना गैस के, लेकिन उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को अब कम वॉल्यूम हो गया। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। इस बात के बारे में सोचिए। अगर मैं कह रहा हूं कि एक बीकर इमेजिन कर लो अपनी माइंड में, उसमें गैसेस का कुछ मिक्सचर है, उस मिक्सचर में इक्विलिब्रियम चल रहा है, ऊपर से पिस्टन है, तो पहले जितना भी वॉल्यूम वो सब कुछ है सो है, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब पिस्टन को मैंने नीचे की तरफ कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ सिस्टम के ऊपर, अब वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में वो गैसेस अवेलेबल थी, अब वो कम वॉल्यूम में उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए वो बढ़ गए। अनुज क्या कहते हो, राइट? इस बात से एग्री करोगे कि नंबर यस ऑफ सर। मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए? मैं यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मोल्स आ गए ना। हाँ जी सर, स्पेस कम पहले होगी। आप, हाँ स्पेस कम होगी, तो पहले आप सपोज कर लो कि टोटल इमेजिन जो आप कर पा रहे 2 लीटर का वॉल्यूम था जो गैसेस के लिए अवेलेबल था, ठीक है ना बेटा, गिवन गैस की अमाउंट जो भी थी। अब पिस्टन को मैंने नीचे कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, यानी पिस्टन नीचे हो गया। अब मान लो पिस्टन इस हिसाब से हो गया कि अब वो वॉल्यूम 2 लीटर की बजाय 1 लीटर हो गया। जितनी गैस के मॉलिक्यूल पहले 2 लीटर तक मूव कर रहे थे, अब उतने ही गैस के मॉलिक्यूल अब 1 लीटर में होंगे। इसका मतलब पर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की अमाउंट बढ़ गई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। राइट और रॉन्ग सरगम? यस सर। पायल बेटा? यस सर। ठीक है, तो मैंने प्रेशर बढ़ाया, इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिए। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा भैया? इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से आपका किया हुआ इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। यानी कि आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, यानी कि क्या किया, नंबर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिए। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिस तरफ शिफ्ट होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हो। फॉरवर्ड। देखेंगे किधर कम हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में देखो 1 + 3 यानी कि 4, प्रोडक्ट में 2। इसका मतलब फॉरवर्ड में जा रहे हैं, जैसे अनुज ने बोला 4 से 2 हो रहे हैं, और अगर बैकवर्ड जाए 2 से 4 हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, यानी कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं। कम किधर हो रहे हैं, फॉरवर्ड, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो भी डिस्कशन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट सेम होगा, रिजल्ट जो है वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। यस अपना नावे बेटा, ठीक बात समझ पा रही है मैं क्या कहा बेटा? यस सर। ओके, अब मान लीजिए इसी रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने प्रेशर कम कर दिया।
अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया, जितना कि इक्विलिब्रियम में था उसके कंपैरेटिव मैंने प्रेशर कम कर दिया, अब प्रेशर कम करने का मतलब पिस्टन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हो गया, अब उतने ही गैस के मॉलिक्यूल को ज्यादा वॉल्यूम और मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स उतने, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मैंने कम कर दिए। इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ शिफ्ट होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हो, बढ़ किधर होंगे, बैकवर्ड की तरफ, Backward. Yes, sir. तो वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन ऐसा है बेटा, H2 गैस प्लस I2 इक्विलिब्रियम में 2H है बेटा, अगर ये सिचुएशन है, अब आप देखो 1 और 1 2 और यहां पर 2, इस केस में अगर ऐसा है तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो है वो बराबर होंगे, इस सिचुएशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ये डिफरेंट होंगे तो क्या इफेक्ट होगा वो आप देखेंगे बेटा। थोड़ा समझ में आया लॉजिक बेटा? Yes, sir. हाँ, पहले लिख लीजिए फिर हम बात करते हैं फिर से। राइट डाउन, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we increase the pressure of any system in equilibrium, it means we increase the number of moles per unit volume. It means we increase the number of moles per unit volume. Number of moles per unit volume. Then the reaction will tend to shift in the direction. Then the reaction will tend to shift in the direction where there is decrease in the number of moles per unit volume. Similarly, if we decrease the pressure, of a system in equilibrium, then the equilibrium will shift in the direction where there is increase in the number of moles per unit volume. For example, to the equilibrium, ये लिख लीजिए जरा। For example, to the equilibrium, लिख ले इक्विलिब्रियम, एग्जांपल लिख लो बेटा, अमोनिया वाली लिख ले बच्चा। Yes, sir. If we increase the pressure, of this equilibrium, then equilibrium will tend to shift in the forward direction. ठीक है बेटा? Yes, sir. And if we decrease the pressure, then the above equilibrium will tend to shift in the backward direction.
and if in equilibrium reaction, if the number of gases reactant, if the number of moles of gases reactant, if the number of moles of gases reactant is equal to the number of moles of gases product, number of moles of gases product. For example, ये रिएक्शन लिख लीजिए, H2 plus I2 gives equilibrium to H. लिख लिया बेटा? जी There will be no effect. There will be no effect of the pressure. There will be no effect of the pressure on such a equilibrium. On such a equilibrium. हाँ बच्चों, समझ में आया कुछ? यस सर। कोई बच्चे को डाउट वगैरह कुछ? नहीं सर, आगे सर। सरगम अभी तक चैप्टर कैसा चल रहा है? यस सर, क्लियर है। मुश्किल लग रहा है चैप्टर? लाइक सर कैलकुलेशन तो है नहीं इस आज वाले पार्ट में इतने, तो अभी तक तो काफी मतलब क्लियर ही है, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हो अब रही। कैलकुलेशन आएगी, अभी न्यूमेरिकल पार्ट आएगा ना बेटा, उसमें आएगी बेटा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला टॉपिक है ना थोड़ा नया ना, तो फ्रेश चाहिए अब। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय टू एवरीवन। बाय बच्चों। बाय सर।